हेलो स्टूडेंट्स। अपने 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे, प्लांट पैथोलॉजी, उसकी परिभाषा व शब्दावली। इस चैप्टर में अपने पिछली वीडियो तक दो प्लांट पैथोजन कर लिए थे। फर्स्ट अपने जो प्लांट पैथोजन देखा था वो कवकों के बारे में देखा था, और सेकंड जो था वो बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में लास्ट अपने बैक्टीरिया के कोशिका के सामान्य लक्षण जो थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस वगैरह, वहाँ तक देख लिया था। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीवाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पर जो काम किया था वो डी.एच. बर्गीज नाम का साइंटिस्ट था। इसने एक बुक में क्लासिफिकेशन किया था बैक्टीरिया का, जिसका नाम था बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ये बुक का फर्स्ट एडिशन जो था वो 1923 में आया था। बाद में इस बुक का नाम जो है चेंज करके 1984 में बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी कर दिया गया, और इसको बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की जो रेफरेंस बुक है वो माना जाता है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वोइज। वोइज ने 1990 के अंदर प्रोकैरियोटिक जो थे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर जो होते हैं, उनको दो डोमेन के अंदर डिवाइड किया। दो डोमेन बनाए प्रोकैरियोटिक्स के। एक फर्स्ट डोमेन जो था उसका नाम आर्किया रखा गया, सेकंड जो डोमेन था उसमें बैक्टीरिया रखे गए। इन दोनों डोमेन्स को भी इसी बुक में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया प्रोकैरियोटिक के। और कब किया गया? जब इसका जो एडिशन, सेकंड एडिशन आया इस बुक का, जिसका नाम था बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, और वो एडिशन कब आया? 2004 में। तब इन दोनों डोमेन को इस बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के अंदर शामिल कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। इस बुक में बैक्टीरिया के जो हैं वो 24 फाइला जो हैं वो बनाए गए। 24 फाइलम में बैक्टीरिया को आगे डिवाइड किया गया। अपने को इन फाइलम के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में जो है कि एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में 32 से ज़्यादा बैक्टीरिया के जेनरा या फाइला जो हैं ज्ञात हो चुके हैं, जो प्लांट्स में किसी ना किसी प्रकार की डिजीज जो है वो कोस्ट करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ प्रमुख बैक्टीरिया जेनेरा हैं। एग्जाम के व्यू से, एग्जाम में अगर अपने यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 जेनेरा के नाम पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ 5 लिखे हैं, तो ये अपने को याद होने चाहिए। जैसे जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया, स्ट्रेप्टोमाइसीज, क्लेवीबैक्टर, ये कुछ बैक्टीरिया के जेनरा हैं जो प्लांट्स में किसी ना किसी टाइप की डिजीज जो है वो कोस्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये नहीं है कि जो ये बैक्टीरिया, तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कोस्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव में अपने देखा था कि वो डिजीज कोस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास कुछ बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल भी हैं प्लांट्स के लिए, लाभदायक जीवाणु हैं। उनमें पहला नाम जो आता है वो है राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा कि राइजोबियम जो है वो लेग्यूम प्लांट्स जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की हैं या फेबेसी फैमिली बोलते हैं उसको, तो उसकी रूट्स पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो वहाँ पर रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, जो नाइट्रोजन का, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसका फिक्सेशन करके, यानी उसको नाइट्रेट नाइट्राइट के अंदर चेंज करके प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, ये काम है। नाइट्रोजन लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये जीवाणु जो है, जिसका नाम है राइजोबियम। सेकंड बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है, इसकी आगे बहुत सारी जातियां हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस है इसमें एक जाति। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको कहा जाता है टी.आई. प्लाज्मिड। इसका टी.आई. प्लाज्मिड नाम जो वो इसलिए रखा गया कि ये बैक्टीरिया जो है ये कुछ पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, सेल डिवीजन का, जिसके कारण उनमें क्राउन गोल एक डिजीज है उसका निर्माण हो जाता है। क्राउन गोल डिजीज जो है वो हो जाती है प्लांट्स में। एक्चुअल में क्राउन गोल डिजीज जो है ये लाइक जैसे गांठें बन जाना जिसको बोलते हैं, जैसे ट्यूमर बनता है ना, कैंसर होता है, तो वैसे ट्यूमर को इंड्यूस करता है, ये ट्यूमर को बनने को प्रेरित करता है, गांठें बनने को प्रेरित करता है ये। इसलिए इसमें वर्ड जो है ये टी.आई. लगाया गया, ट्यूमर इंड्यूस्ड है इसका मतलब, ये ट्यूमर को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। तो ये टी.आई. प्लाज्मिड पाया जाता है। इस टी.आई. प्लाज्मिड का उपयोग
जेनेटिक इंजीनियर में किया जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होती है उसमें ये किया जाता है। अपने सेकंड नंबर चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें अपने देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो वहाँ पर अपनी डिटेल है इसकी। तो एग्रोबैक्टीरियम में क्योंकि टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है ट्यूमर इंड्यूस्ड करने वाला, तो इसलिए एग्रोबैक्टीरियम को इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इसलिए इसको नेचर जेनेटिक इंजीनियर, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए 1 नंबर के लिए कि जेनेटिक इंजीनियर ऑफ नेचर, जेनेटिक इंजीनियर का नाम लिखो तो वो एग्रोबैक्टीरियम है। आगे इसकी जाति भी लिख सकते हो, ट्यूमिफिकेंस होती है। तो ये अपने को यहाँ पर याद होना चाहिए। दोनों ही अपने लिए तीनों के तीनों जो है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पुट हो सकता है आपसे। ये अपना सेकंड पैथोजन कंप्लीट हुआ जिसका नाम था बैक्टीरिया। तो 2 पैथोजन हो चुके हैं अपने, बैक्टीरिया हो चुका है और फंजाई हो चुका है। थर्ड जो पैथोजन है वो अपने पास है फाइटोप्लाज्मा। सबसे पहले तो फाइटोप्लाज्मा जो है वो लिविंग सेल्स जितनी भी होती हैं उनमें सबसे ये छोटी सेल है अभी तक जो ज्ञात की गई है। फाइटोप्लाज्मा के बारे में बताया किसने था? 1967 में जापान का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डोई, उसके कुछ साथी थे। उन्होंने बताया कि प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज कोस्ट करते हैं। इन्हें एमएलओ कहा गया। पहले तो एमएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा के समान ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम 1994 के अंदर एमएलओ से बदलकर फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। तो इसके बारे में बताने वाला सबसे पहला डोई और उसके कुछ साथी थे। पहले इसको एमएलओ नाम दिया गया, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। बाद में 1994 में इसका नाम बदलकर फाइटोप्लाज्मा रख दिया गया। अब फाइटोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, फाइटोप्लाज्मा सेल जो है वो कैसी होती है, इसका डायग्राम भी अपने देखेंगे आगे। फाइटोप्लाज्मा जो है ये पादपों के फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में उपस्थित होता है। प्रेजेंट इन सिवी ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, तो ये पादपों की चालनी नलिकाओं में उपस्थित होता है। ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया का ही आगे एक सब टाइप है एक तरह से। ये ग्राम नेगेटिव टाइप का जो है वो बैक्टीरिया में इसको रखा जाता है। उसके बाद इसका जो औसत व्यास है, एवरेज डायमीटर है, वो 200 से 800 माइक्रोन मीटर का होता है। यानी ये सबसे जो लिविंग सेल्स हैं जितनी भी उनमें सबसे छोटी सेल इनको माना जाता है। इन पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि इन पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है और इसी के कारण इन पर जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं लाइक पेनिसिलिन, तो इन पर वो असर नहीं करती। वो इन पर इनको कोई किसी तरह से इनके लिए हार्मफुल नहीं होती सेल वॉल की एब्सेंस के कारण। उसके बाद इन पर ट्रिपल लेड सेल मेम्ब्रेन, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली मुख्यतः फॉस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन की। तो इनमें भी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट इनके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इनमें डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाएगा, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और कैसे होते हैं? 17 इस प्रकार के पाए जाते हैं। अभी ये मैंने ऊपर जो आपको बात बताई थी कि इन पर सेल वॉल की एब्सेंस के कारण एंटीबायोटिक्स जो हैं लाइक पेनिसिलिन है, वैंकोमाइसिन है, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये अपने को यहाँ पर याद रखना है कि इन पर पेनिसिलिन वगैरह का, वैंकोमाइसिन का कोई असर जो है वो नहीं होता। तो फिर इनको जो अगर नष्ट करने वाली जिनके प्रति ये संवेदी होती हैं उनकी बात करें अपने, तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदी होती है। आगे अपने एक नोट आएगा वहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट अपने देखें तो इनके ग्रोथ के लिए स्टीरॉल्स की आवश्यकता होती है। स्टीरॉल्स एक्चुअल में फैट्स एंड लिपिड्स होते हैं, तो उनमें ये ग्रोथ करते हैं। फिर अपने एक बात यहाँ और देखने वाली है, अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि इनको आर्टिफिशियल जो तरीके से इनका कल्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कल्चर मीडियम के रूप में अपने स्टीरॉल्स प्रेजेंट ले सकें तो इनको कल्चर किया जा सकता है। तो अपनी बुक के हिसाब से देखना है, तो जिसमें लिखा हुआ है कि इनको आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो कल्चर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं, एक्चुअल में इनका अपने पास 2-3 नाम दिए हुए हैं कि जो ये फाइटोप्लाज्मा है इनको बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ये एक तरह से ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनका फाइलम जो है वो फर्मिक्यूटस है, क्लास जो है इनकी वो मोलिक्यूटस है। नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड लिखा हुआ है आगे
कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। ये फाइटोप्लाज्मा का एक नया वंश ज्ञात किया गया है, कैंडिडेटस। और आजकल जो फाइटोप्लाज्मा को लिखा जाता है तो उसके पहले ये कैपिटल सी और ए स्मॉल लेटर में ये लिखा जाता है। सी ए का मतलब होता है कैंडिडेटस, जो इसका नया वंश ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट ये डायग्राम है इसका फाइटोप्लाज्मा सेल का, जिसमें ट्रिपल लेयर जो है अपने पास त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली बनानी है अपने को, उसमें आरएनए बनाने हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है इसका, ये रहा। उसके बाद इसमें आरएनए राइबोसोम्स जो हैं वो 70s टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाकी ये साइटोप्लाज्म इसका कोशिका द्रव्य है। ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट अपना आता है फाइटोप्लाज्मा जनित प्रमुख पादप रोग, मेजर फाइटोप्लाज्मा कॉज्ड डिजीज, यानी फाइटोप्लाज्मा से होने वाले रोग। तो ये एक नंबर में अपने से पूछा जा सकता है, किसी भी डिजीज का नाम देके पूछा जा सकता है कि इसका पैथोजन कौन है, या पैथोजन जैसे माइकोप्लाज्मा के नाम देके पूछा जा सकता है कि इससे होने वाली 2 डिजीज के नाम लिखो। तो फर्स्ट जो डिजीज है अपने पास वो है बैंगन का छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, जो फाइटोप्लाज्मा से होता है। सेकंड जो है वो है गन्ने का घासी परो रोग, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन, जिसमें गन्ने का जो शूट है वो घास की तरह मतलब रह जाता है, सॉफ्ट रह जाता है उसकी पत्तियों जैसे। और थर्ड जो अपना है वो है तिल का फाइलोडी रोग, फिलोडी डिजीज ऑफ सेसामी। तो ये 3 डिजीज हैं जो अपने को याद रखनी है, जो फाइटोप्लाज्मा से होती है, इनके नाम अपने को एज इट याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपने जो बात की थी पहले कि किसके प्रति ये संवेदी होता है जो फाइटोप्लाज्मा है, तो टेट्रासाइक्लिन जो औषधि है इसके प्रति ये क्या होता है, संवेदी होता है। एक दो और भी है, क्लोरिनिम्फेनिकोल, वो अपने लिए इतना याद करना जरूरी नहीं, अपनी बुक में नहीं दिया हुआ ये, तो अपने एक नाम याद कर लेना आप। फाइटोप्लाज्मा जो है टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदी होता है। फिर एक बात पीछे रह गई कि फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब इनके पास विकल्प कोई नहीं होता, और किसके बिना, परजीवी होने के बिना, यानी हमेशा ये किस अपने कंडीशन में सर्वाइव करेंगे, ये पैरासाइट कंडीशन में ही क्या है, सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट अपने पास एक और पैथोजन आता है जिसका नाम है आर्ची बैक्टीरिया, या आद्य जीवाणु बोलते हैं इनको। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। विषम परिस्थितियां लाइक लवणीय क्षेत्र जो हुए, हेलोफिल्स, गर्म झरने हुए, थर्मोफाइल्स, अम्लीय क्षेत्र हुए, एसिडोफिल्स। तो इन क्षेत्रों का भी गर्म स्थानों पर ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये नष्ट नहीं होते। इसका रीजन है कि इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, जिसके कारण ये विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो इसमें आते हैं। मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है ये मार्शी एरिया जो होते हैं, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये गाय तथा भैंस की इंटेस्टाइन जो है आंत में भी पाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण जो गोबर है, जो बायोगैस बनती है जिसमें मीथेन जिसका मेन कंपोनेंट होता है, तो गोबर से मीथेन गैस बनाने में ये मिथेनोजन जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और पैथोजन है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल कहते हैं इनको। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बातें अपने को जो याद रखनी है वो ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एकोशीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये भी। उसके बाद क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, तो इनके पास पर्णहरित होगा। इनके पास पर्णहरित जो है वो क्लोरोफिल ए होता है। साथ ही साथ एक और वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए के साथ, जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन में वर्णक पाया जाता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे करता है। इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने अपने को, 2 नीलहरित शैवालों के उदाहरण लिखो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है अपने, एनाबीना और दूसरा है नोस्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अगले पैथोजन की जिसका नाम है वायरस। थैंक यू।